स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है प्रहार का। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राम मंदिर से चंपत राय की छुट्टी हो गई है। अब बारी दान चोरी कांड के असली सरगना की है। इसके लिए एसआईटी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस गोपनीय रिपोर्ट का एक एक पन्ना विस्फोटक है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में क्या क्या है, किसका क्या रोल था, कैसे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से चोरी की गई, कितना पैसा बरामद हुआ, कितना खर्च हुआ, सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। कल राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, चंपत राय का इस्तीफे पर कैसे मुहर लगी, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी इंडिया टीवी के पास है। इंडिया टीवी पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने चंपत राय के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। महंत कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट का कोई भी सदस्य चंपत राय के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि चंपत राय की राम मंदिर से छुट्टी हो, लेकिन एक ट्रस्टी के परासन ने नियमों का हवाला दिया। के परासन ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है, यानी अगर के परासन वीटो ना करते तो चंपत राय का इस्तीफा नहीं होता, वो इस्तीफा नहीं देते। चढ़ावा चोरी पर महंत कमल नयन दास ने कहा कि लोगों पर भरोसा करके ट्रस्ट ने बड़ी गलती की है, लेकिन अब सब ठीक होगा, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक कल हुई है और आज हमारे साथ कमल नयन दास जी हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी हैं। ये मीटिंग के बाद अगर आपसे जानना चाहें कि किस तरह से मंदिर की व्यवस्था में अब बदलाव हम देखेंगे। मंदिर की व्यवस्था जैसे चल रही वैसे चलेगी, बढ़िया से चलेगी, सब देख रेख होगा, कोई विशेष बात नहीं। जैसे एसआईटी की जो रिपोर्ट है या जो गिरफ्तारियां हुई हैं सुभाष श्रीवास्तव, जिनके ऊपर जिम्मेदारी पहले से ही हम लोग कहते आ रहे हैं, हनुमान जी सारी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। जिसने जो कुछ किया होगा वो हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देखते रहिए। जैसे अब जो लोग सुभाष श्रीवास्तव की जगह रखे गए या जो लोग बाकी 7 लोग जो काउंटिंग में लगे थे उनकी जगह जो रखे गए, तो उनको रखने में अब क्या सावधानी बरती गई, अब क्या गारंटी? सब प्रकार से सावधानी बरती जाएगी, सब प्रकार से सावधानी बरती जाएगी। सबकी चेकिंग इत्यादि अच्छे से होगा। थोड़ा यही गलती हो गई, विश्वास में पड़ गए हमारे लोग, अब विश्वासघात लोगों ने किया। चेकिंग होगी, रखने के टाइम भी कुछ उनका देखा जाएगा कि ठीक लोग हैं, वो काम जानते हैं कि सब देख रेख में किया जाएगा, देख रेख में सब होगा। जैसे कल जो मीटिंग हुई इसमें जब इस्तीफे की बात आई चंपत राय और अनिल मिश्रा के, तो क्या मीटिंग में लोगों की राय? देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पाराशरन जी ने कहा जैसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया। अच्छा, जैसे आपने भी देखा मीटिंग में भी कहा गया कि बहुत तकलीफ हुई, लोगों को कष्ट हुआ, जो श्रद्धालु हैं उनको भी बहुत कष्ट हुआ कि इस तरह से वहाँ पे चढ़ावे में चोरी हो रही थी। तो अब ये दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया गया है? सब कुछ जो लोग अनर्गल राष्ट्र विरोधी लोग प्रचार कर रहे थे, ये हमने दिया, ये हमने दिया, ये सब गायब हो गया, सब रखा गया, सब दिखाया गया, पत्रकारों के लिए भी रखा गया, सारा रजिस्टर रखा गया। जो दिया वो जानकारी करना चाहता है आके जानकारी कर सकता है, सब कुछ सुरक्षित है। वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो चढ़ावे में पैसे की जो चोरी हो रही थी वो अब दोबारा लोगों ने विश्वासघात किया, उसके लिए क्या करे, वो जिम्मेदारी सब हनुमान जी की है, सब हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अब ना हो ऐसा, इसके लिए कोई कदम? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग ज़्यादा निगरानी रखेंगे? बिल्कुल निगरानी होगी।
डॉक्टर अनिल मिश्रा की अगर बात करें तो क्योंकि जो उनके कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अब जो श्रद्धालु लोग हैं वो ये भरोसा रखें कि आगे इस तरह का चढ़ावे में जो चोरी हो रही थी, प्रयास जरूर किया जाएगा सब प्रकार से। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से कमल नयन दास जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ये पाप किया है उनको सज़ा मिलेगी और ये प्रयास किया जाएगा कि आगे इस तरह का कोई काम चढ़ावे में चोरी मंदिर में ना हो। तो देखिए, इसे कलंक माना गया है और इस पाप को धोने के लिए अब ट्रस्ट क्या कुछ करेगा, कैसे ट्रस्ट को वापस लाएगा, इसको लेकर अब आगे की रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य सख्ते में हैं, करोड़ों राम भक्त गुस्से में हैं। उधर इस मामले पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महज 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई हैं। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी की जो पड़ताल हुई उसमें सिर्फ 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में करीब 70 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें गिनती करने वाले कर्मचारी जो कि अब जेल में हैं, वो नोटों की गड्डियां जेब, जूतों और मोजों में छिपाते हुए दिखे। सीसीटीवी में 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा साफ साफ चोरी करते दिखे। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के गिनती वाले कमरे की चाबी अपने पास रखता था। वहीं काउंटिंग प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव, जिसका काम काउंटिंग की निगरानी करना था, उसने इतनी ढिलाई बरती कि चोरी करने वालों को सहूलियत हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने कहा है कि पहले से बनाए गए तलाशी के सिस्टम में लूप होल्स के लिए अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चोरी पहले भी होती रही, उसका सीसीटीवी तो नहीं मिला, लेकिन आरोपियों के बैंक खाते इस बात की तस्दीक करते हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर आरोपियों से 78,94,000 की बरामदगी की। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जो एसओपीज बनाए गए थे काउंटिंग के लिए, साफ तौर पर एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग में यह पाया है कि उन एसओपीज का पालन नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एसओपीज की जो अनदेखी है वो की गई है, जिसका फायदा चढ़ावा चोरों ने उठाया और खामियाजा यह है कि चढ़ावे में चोरी होती रही और जितना सीसीटीवी मिला है एसआईटी को, उसमें 70 बार चोरी का जिक्र किया गया है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि कैसे चढ़ावा चोरी का ये पूरा खेल रचा जा रहा था और इसमें कौन कौन से किरदार हैं जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है। सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का, क्योंकि इन पर पैसों का हिसाब रखने और उसे जमा करने की जिम्मेदारी थी। इनके नीचे आते हैं सुभाष श्रीवास्तव, जो कि काउंटिंग प्रभारी था। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर इसको नौकरी दी गई थी, यानी कि अनिल मिश्रा ने सिफारिश की, तब जाकर सुभाष श्रीवास्तव की नौकरी लगी, उसे काउंटिंग प्रभारी बनाया गया। लेकिन इसने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। आने जाने वाले जो लोग, उनकी चेकिंग नहीं की। कमरे के अंदर सीसीटीवी जो लगा था, अंदर कैसे उस चोरी को छिपाने की कोशिश की गई, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन सुभाष श्रीवास्तव ने इसकी निगरानी नहीं की। दूसरा नाम है टिन्नू यादव का। बिना लिखित आदेश दान पेटी की चाबियां रखता था। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि टिन्नू यादव के पास कोई लिखित आदेश नहीं था, लेकिन फिर भी टिन्नू यादव जो काउंटिंग वाला कमरा है उसकी चाबियां अपने पास रखता था। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी में चोरी करते हुए कौन कौन लोग दिखे हैं, तो ये वो चेहरे हैं, आप देख लीजिए। अविनाश शुक्ला चोरी करता हुआ दिखा, लवकुश मिश्रा चोरी करते हुए दिखा, मनीष यादव चोरी करता हुआ दिखा जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, करुणेश पांडे भी चोरी करता हुआ दिखा और रमाशंकर मिश्रा भी चोरी करता हुआ दिखा है। अब देखिए, अप्रैल से जून तक का सीसीटीवी फुटेज एसआईटी ने जांचा परखा, क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है, और उसी में अप्रैल से जून के बीच में 70 बार चोरी की घटनाएं दिखी हैं। 70 बार, चाहे आप लवकुश की बात करें, मनीष की बात करें, अविनाश शुक्ला की बात करें, 70 बार ये पैसे अपनी जेब और मोजों में रखते हुए नजर आ रहे थे। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों के नाम लिखे हैं। ये वो आरोपी हैं जो एक बार नहीं कई बार चोरी करते हुए दिखे। एसआईटी ने जब सीसीटीवी खंगाली तो उनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा
बार बार चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। करीब 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी बार बार चोरी कर रहे थे और एसआईटी ने अभी जांच पूरी नहीं की है, लेकिन इन आरोपियों के नाम साफ साफ लिख दिए हैं क्योंकि ये आरोपी बार बार चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखे गए हैं, बार बार पैसे चुराते हुए देखे गए हैं। अब एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है यह आपको बता देती हूं। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर एसआईटी ने लिखा है कि 70 बार चोरी की घटना देखी गई है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का ही सीसीटीवी मिला है और सीसीटीवी में 70 बार आरोपी चोरी करते हुए पाए गए हैं। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी हुई है, लेकिन चूंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, तो इस पर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। आरोपियों के बैंक खातों में रकम से चोरी के संकेत मिले हैं। देखिए, एक तो बरामदगी वो है जो इनके घर से कैश बरामद किया गया है और जो उनके अकाउंट्स खंगाले गए उसमें भी पैसा मिला है। एफडी का जिक्र भी किया गया है, जिससे पता चलता है कि चोरी अप्रैल से नहीं बल्कि कई महीने पहले से की जा रही थी और जानबूझकर सबूतों को मिटाया गया है। 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज एसआईटी को मिली। कर्मचारी चोरी करते करते साफ नजर आ रहे हैं, यानी कि चोरी साफ तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपाया गया, बड़े शातिराना अंदाज से चोरी की गई है। और जब लोग चोरी करते थे तो ये 8 आरोपियों में से कोई ना कोई इनको सीसीटीवी से छिपाने या बचाने की कोशिश किया करता था। जूतों में भी नोट छिपाकर आरोपी ले जाते थे। एसओपी ये कहता है कि बिना जेब वाले कपड़ों को पहनकर काउंटिंग की जा सकती है और इन मेंबर्स की आकस्मिक और नियमित जांच होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं की जा रही थी। दान का पैसा चुराने के बाद आरोपी जंगल में पार्टी करते थे, वहीं पैसों का बंटवारा भी होता था। इस बीच खबर यह है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी के लाखों रुपए खर्च किए और अपने रिश्तेदारों को दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने अपने भाई की शादी में 5 लाख रुपए खर्च किए, रिश्तेदार को 6 लाख रुपए दिए, अपने दोस्त को करीब 3 लाख रुपए और महंगा फोन भी दिया गया। अविनाश ने कार भी इन्हीं पैसों से खरीदी थी, उसमें करीब 3.5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे। अब देखिए, एक एक जो सबूत है या एक एक जो जानकारी है वो एसआईटी की रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। 8 चेहरे तो हैं जो चोरी करते हुए पाए गए, लेकिन ये 8 चेहरे चोरी कैसे कर रहे थे, क्या क्या गलतियां हो रही थी, ये भी एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स में साफ तौर पर मेंशन की है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये एसआईटी साफ तौर पर बता रही है कि जिन बड़े नामों पर जिम्मेदारी थी वो बड़े नाम खामोश थे, बार बार उनको बताया जा रहा था। खासकर डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो गई है, अनिल मिश्रा का नाम जब खुलकर सामने आ गया है, विशाल, आगे क्या उम्मीद रखी जाए? क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उन पर? प्राची, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा इस समय ट्रस्ट के उन सदस्यों में से एक हैं जो हुआ करते थे ट्रस्ट में, अब फिलहाल नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर दी गई थी, जिन जिम्मेदारियों का उनको निर्वहन करना चाहिए था, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से लापरवाही तरीके से किया गया है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि जब अनिल मिश्रा को ये पता लग जाता है कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो जेब में पैसे लेकर के वापस आ रहे हैं, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के बारे में भी उनको जानकारी दी गई, लेकिन अनिल मिश्रा ने सभी चीज़ों पर ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रखा था। उनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो रहा था, चाहे चढ़ावे में चोरी की बात सामने आ रही थी, हुंडियों को एक साथ ले जाकर के पलटने की बात सामने आ रही थी, पूरे उस परिसर को सर्वेक्षण की बात सामने आ रही थी। और जब ये जानने के बाद कि वहां मौके पर इस तरीके का काम हो रहा है, अनिल मिश्रा की तरफ से कोई भी वहां पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी इस तरीके का काम नहीं किया गया जिससे इस चोरी को बंद किया जा सके, खत्म किया जा सके और आरोपियों को पकड़ा करके पुलिस के हवाले किए जा सके और उसके बाद उनसे उस रकम को बरामद किया जा सके। तो एसआईटी ने जो बातें लिखी हैं वो डॉक्यूमेंटेड है प्राची, और वो सारी बातें लिखी गई हैं वो अनिल मिश्रा के खिलाफ बहुत ज्यादा जाती हैं। और ऐसे में जब उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, न सिर्फ एसबीआई बैंक के साथ साथ राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके साथ साथ, क्योंकि एमयू जो हुआ था, जो एसओपीज का एमयू था, उस पे ट्रस्ट की तरफ से हस्ताक्षर अनिल मिश्रा के ही थे। यानी कि उन सारी चीजों को, एसओपीज को एक्टिव कराना, उसको फॉलो कराना और
और उसका क्रियान्वयन कराना, ये सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। लेकिन अनिल मिश्रा अपनी जिम्मेदारियों से न सिर्फ दूर भागते रहे, बल्कि जानकारी होने के बावजूद अगर ऐसे क्राइम को नहीं रोकने में सहयोग करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि उनकी भूमिका कितनी ज्यादा संदिग्ध है, कितनी ज्यादा खराब है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोई कदम नहीं उठाया। ये बताता है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा कैसे खामोश हो गए और जानबूझकर ये सब कुछ होने दिया जो राम मंदिर के अंदर हो रहा था। एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने कहा कि मनीष यादव चढ़ावा गिनती के लिए नियुक्त होते ही चोरी करने लगा था। इसमें कहा गया है कि टिन्नू यादव की सिफारिश पर बैंक ने मनीष यादव को इस काम में लगाया था। मनीष यादव 15 अप्रैल से चढ़ावे की गिनती में लगा था और सीसीटीवी में वो 11 मई से चोरी करते पाया गया। सोचिए, अप्रैल में नियुक्ति हुई है मनीष यादव की और मई महीने में मनीष यादव ने चोरी करना शुरू कर दिया। मनीष यादव के अलावा बाकी 5 लोग जो सीसीटीवी में चोरी करते दिखे, उन सबकी सैलरी 15,000 से 20,000 रुपए के बीच थी, लेकिन इनके खातों से लाखों रुपए मिले हैं। इन्होंने चोरी के पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में भी जमा कराए हैं। चढ़ावे की रकम से मकान और जमीन भी इन आरोपियों ने खरीदी है। आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें डॉलर, गहने और दूसरी कीमती चीजें बरामद हुई हैं। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। बाथरूम से पैसे बरामद होते हैं और इन 8 आरोपियों के घर से भी पैसे बरामद किए जाते हैं उस वक्त जब चंपत राय निजी तौर पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सुभाष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप है। एसआईटी ने लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की निगरानी करते, लेकिन उन्होंने भारी लापरवाही बरती, किसी की तलाशी नहीं ली, आने जाने वालों को खुली छूट मिली थी। काउंटिंग में लगे लोग अपना निजी सामान लेकर अंदर जाते थे, लेकिन सुभाष ने उन्हें कभी नहीं रोका, जबकि एसओपी जो बैंक के साथ मिलकर तय की गई थी उसके मुताबिक अपना निजी सामान अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, यानी कि काउंटिंग वाले कमरे में कोई भी निजी सामान नहीं जा सकता था। लेकिन ये आरोपी धड़ल्ले से अपने फोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे, पॉकेट वाले कपड़े भी पहनकर जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोगों के विरोध के बाद भी E20 थोपा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 के इस्तेमाल के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कंपनियां ग्राहकों को धोखा दे रही हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा, आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा, आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनी आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लिए चलते हैं यूपी के प्रतापगढ़, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सफाई घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था और गरीब का बच्चा, होनहार प्रदेश का नौजवान इन नौकरियों से वंचित रहता था।
तो जब नौजवान वंचित होगा, वो पलायन करेगा, तो दुर्गति तो तय है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था, इसीलिए पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये वही प्रदेश है। हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है, कार्य करने की स्टाइल। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले। आपने देखा होगा अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या निजी ट्यूबवेल को मुफ्त में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर खोलने की व्यवस्था, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोकल उत्पाद को पहचान दिलाने की व्यवस्था, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, कारीगरों को सम्मान दिलाने का कार्य हो, हस्तशिल्पियों को योजना का लाभ देने का कार्य हो, जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहता है उस नौजवान के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, बिना गारंटी के उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। मैं भी मंच पर उपलब्ध करा रहा था। क्या उत्साह था उन नौजवानों में, जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन बच्चों को 4,000 रुपए हर महीना उपलब्ध करवाते हैं, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। श्रमिकों के बच्चे के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा बनेंगे। आज उनके लिए आप देखते होंगे, हर गरीब के बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं। अच्छी फ्लोरिंग दी है, स्मार्ट क्लास दी है, डिजिटल लाइब्रेरी दी है, फर्नीचर उपलब्ध करवाने के कार्य किए हैं, पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था दी है। हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूता मोजा दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। इस 17 के पहले नहीं मिलता था, 17 के पहले नहीं मिलता था। शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ उन बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाया गया। इन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस, हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है और कल ही उसको हम लागू करने जा रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं होती है, बोला जाता है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर आवागमन के लिए बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेज बन रहे हैं, कहीं डबल लेन की, कहीं 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं बाईपास बन रहे हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है। हर तबके को विकास की योजना के साथ जोड़ना, हर बेटी, हर बहन को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज, इन 2 विधानसभाओं की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के ही उद्देश्य से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से
उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। इनको विरासत का सम्मान अच्छा नहीं लगता है। इन्हों मां बेला भवानी हो या मां चंद्रिका देवी मंदिर में या करपात्री जी महाराज के पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को इन्हें अच्छा नहीं लगता। नौजवानों को रोजगार देना विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये नौजवान जब कार्य करेंगे तो ये जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय के अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां से जाओ 4 लेन की कनेक्टिविटी, अयोध्या के लिए रेलवे की ब्रॉड गेज की डबल लाइन की सुविधा, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं, कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं,
ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो, एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो, ये डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, लगातार कार्य कर रही है। विकास के जो भी प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, द्रुत गति से उन पर कार्य होता है। और आज इन सभी योजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है विकास की गति निरंतर प्रतापगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। और प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगी। और विकसित भारत की संकल्पना भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और उसी खुशहाली के लिए आज मुझे एक बार फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी योजनाओं की सौगात यहां के नागरिकों को अर्पित करता हूं। मैं अपने विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी को, श्री जीतलाल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित अपने जो जनप्रतिनिधिगण हैं, श्री अमरपाल मौर्य जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, यहां के अपने अन्य जनप्रतिनिधियों को, यहां की हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी को, प्रभारी मंत्री समेत हमारे जितने भी यहां पर वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, इन सबको भी इन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रतापगढ़ विकास की इस यात्रा में विरासत के साथ समन्वय करते हुए निरंतर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। से एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला और इन दोनों ही दलों की तुलना गिरगिट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछने वाले लोग वक्फ की हेराफेरी पर चुप क्यों हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो खुलकर बाबरी का समर्थन किया था, तो आज फिर क्यों राम मंदिर पर सवाल पूछ रहे हैं, जबकि एसआईटी जांच कर रही है और जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी जुलाई का पहला हफ्ता ही गुजरा है और मॉनसून अभी से तबाही मचाने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत लगभग 20 से अधिक राज्यों में अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ अभी से दरकने लगे हैं, नदियां अभी से डेंजर लेवल पर पहुंच गई हैं, बरसाती नाले अभी से उफान पर हैं, डैम अभी से ओवरफ्लो हो चुके हैं। और अब मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और दिल्ली समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसी तबाही के अगस्त के महीने में नजर आती थी, वैसी डरावनी तस्वीर जुलाई के पहले हफ्ते में नजर आने लगी है। रोड जो है तो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से पानी आ ही जा रहा है अभी। और जो भी लोग जहाँ पे है तो वो वहीं पर हैं। घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है।
और कोई भी दुर्घटना हो सकती है ऐसे में बाहर निकलने से, इसलिए बाहर कोई भी ना निकले, अपने अपने घरों में ही रहें, जो जहाँ पे है वहीं पे सेफ जगह पे रहें। जब पहाड़ों पर बादल फटता है, जब पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड आता है, जब अचानक से भयंकर बारिश होती है, तब ऐसी ही तबाही की तस्वीर नजर आती है। रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए जो गाड़ियाँ जो है तो गाड़ियाँ फंस चुकी हैं कुछ यहाँ पे। देखिए रोड बिल्कुल यहाँ पे बंद हो चुका है। यहाँ से तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ तो नहीं निकल पाएंगी, कोई अगर ऐसे यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाएगा अभी यहाँ से, और बारिश हो ही रही है अभी। ये देखिए पानी कितना बह रहा है ऊपर से, और वहाँ पे ऊपर से पत्थर आने की भी आशंका है, पत्थर भी आ सकता है और बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। मिक्सर जमीन में धंस गया है, टायर बोनट सब गायब हैं। मिक्सर के पीछे जो ट्रक खड़ा है वो भी जमीन में धंस गया है। ट्रक का पहिया भी कीचड़ के अंदर समा चुका है। ट्रक के पास से जेसीबी खड़ी है, लेकिन मलबा इतना है, कीचड़ इतना है कि जेसीबी भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल पा रही है। और ये तबाही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई है। किश्तवाड़ में आधी रात में बादल फटा तो पूरे इलाके में कीचड़, पत्थर और पहाड़ का मलबा जमा हो गया। इस फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा नुकसान क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हुआ है। देर रात 3 बजे के बाद मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही सुबह का सवेरा रोशनी हुई तो हम सारे मार्केट वाले सुबह मंदिर जाने और यहाँ पे चश्मा नहाने के लिए जा रहे थे सुबह 5 बजे के समय। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, रोड पूरा ब्लॉक था, रोड पे पूरे बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आज तो सोमवार का दिन है, तो बहुत सारे लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जा रहे होते हैं। और साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी यात्रा मुचेल माता की जा रही थी, उसके भी बहुत सारे यात्री इसमें फंसे हुए थे। और हमने ये देखा कि पुलिस के जवान और सिविल लोग यहाँ पे रेस्क्यू करने में लगे हुए थे, रोड को खोलने के प्रयास में लगे हुए थे। अब अभी भी देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 4-5 घंटे तक कंटिन्यू नेशनल हाईवे बंद रहा, लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ गाड़ियां निकाल दी गई है। हाईवे रिस्टोरेशन का काम फुल स्विंग पे चल रहा है। फ्लैश फ्लड के बाद नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद NH 244 को बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे का एक हिस्सा बह गया और वहीं से पानी फिर से शहर में घुसने लगा। देखिए कैसे जब सड़क पर पानी बह रहा है तो ठीक किनारे पर एक टेम्पो और कार फंसी हुई है और दूसरी तरफ पहाड़ से इतनी स्पीड से पानी आ रहा है कि मानो पहाड़ नहीं बल्कि कोई झरना हो। सुबह थोड़ा हैवी रेन्स की वजह से, प्रोबेबली फ्लैश फ्लड की वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा था। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो था यहाँ पे चला था और रिस्टोरेशन वर्क जो था टाइमली चालू हो रखा था। तो विद इन 2 से 3 घंटे के अंदर जो है 1 वे ट्रैफिक तो चालू हो गई थी। अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड से ट्रैफिक स्मूथली हमने मूवमेंट को रखा हुआ है। तो थोड़ा सा पोर्शन अभी भी बाकी है, थोड़ा मलबा क्लियर करने के लिए, तो उसमें मैंने मशीनरी इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है कि शाम तक हम ये पूरा रोड जो है पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। अभी तो जुलाई का आधा महीना भी पार नहीं हुआ है, अभी तो 10 जुलाई भी नहीं आई है और पानी के आगे पहाड़ों का दम अभी से निकल रहा है। जम्मू कश्मीर में बेहिसाब बरसात हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सांबा में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर और कठुआ में 66.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटे में 6 जगहों पर बादल फट चुके हैं। डोडा, किश्तवाड़, भलेसा और बांदीपोरा में बादल फटने की घटना रिपोर्ट की गई। और अब मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ पर पानी कितना भारी पड़ रहा है, मानसून कितनी तबाही मचा रहा है, इसका एक और वीडियो देख लीजिए। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के कारण सैंज घाटी का पागल नाला एक बार फिर उफान पर है। कई सालों बाद आज पागल नाला, ये देखिए दोस्तों, पागल नाला, ये देखिए किस स्पीड में आ रहा है पागल नाला। ये देखिए दोस्तों, पागल लकड़ी लुकड़ी साथ लाते हुए पागल नाला। ये देखिए पागल नाला किस तरीके से आता हुआ। जितनी स्पीड इस कैमरे में नजर आ रही है, असल में इस नाले की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर नाले की दहशत का अंदाजा लगाना है तो स्पीड पर नहीं साउंड पर फोकस कीजिए। उफनते नाले का शोर सुनिए।
ये देखिए जाम लग चुका है। और जो ये नाला पहाड़ से सड़क पर बह रहा है, इसमें सिर्फ पानी नहीं है, गाद है, इसमें पत्थर भी है और लकड़ी भी है। अब सोचिए कि ये नाला जब शहर में घुसेगा तो क्या होगा। इस पागल नाले में आए उफान के बाद 55 पंचायतों का जिला पंचायत से संपर्क कट चुका है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है पागल नाला।